हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज का सेशन है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए स्पेशल सेशन है। हालांकि आज की क्विज में जो अपने क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो स्पेशल टारगेट किया गया है एग्जाम वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो आज की क्विज फूड सेफ्टी ऑफिसर वालों को डेडिकेट है ना। तो ये क्विज स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको। स्टूडेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो बैच है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे चल रहा है। उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 ईयर तक सब्सक्रिप्शन रहेगा। स्टडी मटेरियल के रूप में पीडीएफ प्लस जो भी बुकलेट्स है आपके पूरे कोर्सेज के लिए, आपके पूरे सिलेबस के लिए, वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट आएगी। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिलेगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में, बुकलेट के रूप में आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट आनी है। और साथ ही साथ इसी पैकेज में आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं जो आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाएंगे। अब बात है, कुछ स्टूडेंट लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं नोट्स के लिए, है ना भी, हमें हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के नोट्स चाहिए। तो आप अकेला हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन नोट्स परचेज करने वाले जो स्टूडेंट है, ये ऊपर दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इन पे आप कॉन्टेक्ट करें और यहां से आप नोट्स की जानकारी ले सकते हैं और नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही नोट्स अवेलेबल है, लेकिन नोट्स लेने से पहले आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं, उसके बाद नोट्स है वो परचेज करें। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं वो सीधा ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जाएं और वहां से कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन जो एंजाइम टॉपिक से है। आपका पहला क्वेश्चन है, द एंजाइम यूज इन टेंडराइजेशन ऑफ मीट इज। मांस के टेंडराइजेशन में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है? देखिए, ए ऑप्शन है एमाइलोज, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और डी ऑप्शन है आपका पेपेन। ये चारों के चारों एंजाइम है, फूड इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज होता है। एमाइलोज है, एमाइलोज का यूज तो बहुत जगह पे यूज होता है। आपको ही पता है जो एमाइलेज है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है, उसको किस में बदलता है, मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड में बदलता है। मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड में बदलता है। कौन बदलता है भाई? एमाइलेज जो हार्मोन है वो बदलता है। कौन बदलता है? एमाइलोज। तो जिस इंडस्ट्री में स्टार्च को मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड में बदलना है वहां पे एमाइलोज वाइडली यूज होता है। जैसे मैं बात करूं फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, जैसे वाइन इंडस्ट्री है, बियर इंडस्ट्री है, डिस्टिल वाइन है, नॉन डिस्टिल वाइन है, तो वहां पे स्टार्च का तो फर्मेंटेशन होता नहीं, उसे किस में बदलना पड़ता है, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड में, तो वहां एमाइलोज यूज होता है। बाकी जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट है वो मोस्टली स्टार्च के रूप में हमारी बॉडी में जाता है और स्टार्च से तो एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। तो स्टार्च को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, ग्लूकोज फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये काम कौन करता है? ये एमाइलोज ही तो करता है। तो एमाइलोज तो यहाँ मीट के टेंडराइजेशन में तो काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन बियर इंडस्ट्री के अंदर या अल्कोहलिक बेवरेज बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर या फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है इसका। उसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। लाइपेज एंजाइम की बात करें तो लाइपेज एंजाइम का है वो भी फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। वैसे जनरली लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज जनरली जूस वगैरह से या जो फूड मटेरियल होता है उससे ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए वाइडली ग्लूकोज ऑक्सीडाइज जो एंजाइम है वो काम में लिया जाता है। जूस से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए मेनली ग्लूकोज ऑक्सीडाइज काम में लिया जाता है। इसके अलावा जूस का, फूड का कलर इनहेंस करने के लिए, रंग बढ़िया करने के लिए भी ग्लूकोज ऑक्सीडेज का उपयोग किया जाता है। जब एक एक एंजाइम की बारी आएगी तब इनके बारे में भी और डिटेल से आपको बताया जाएगा और वहां से आपका सीधे का सीधा क्वेश्चन बनेगा, पुट होगा। अभी तो मैं एक छोटा छोटा सा आइडिया दे रहा हूं ताकि ये क्विज थोड़ी सी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहे।
तो मीट के टेंडराइजेशन के लिए आप क्या काम में लेते हैं, पपेन काम में लेते हैं। मीट के टेंडराइजेशन के लिए आप क्या काम में लेते हैं, पपेन काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 है। अब हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड है कि वो सॉफ्ट मीट ले, है ना। और मीट कैसा होता है, हार्ड होता है। और हार्ड होने के पीछे कारण क्या होता है, मीट होता है वो हार्ड होता है। और हार्ड होने के पीछे कारण क्या होता है, डिटेक्टेबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डिटेक्टेबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इस वजह से क्या होता है, मीट होता है वो हार्ड होता है। और हमें उसे मार्केट में ले जाने से पहले टेंडर करना होता है। और टेंडर करने के कई मेथड है, जिसमें से हम एक एंजाइमेटिक मेथड है वो भी यूज करते हैं। अब कई मेथड क्या है, उस पे अपने क्या करेंगे, स्ट्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। पीएच मेंटेन करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा जनरली क्या होता है, जब पशु को काटा जाता है उससे पहले इलेक्ट्रिकल स्टनिंग की जाती है तो भी सॉफ्ट हो जाता है। कुछ एजिंग की जाती है उससे सॉफ्ट हो जाता है। उसके अलावा मारिनेटिंग की जाती है, मारिनेटिंग से भी क्या होता है, कुछ सॉफ्ट हो जाता है। उसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट उसमें डाला जाता है, उससे भी क्या होता है, मीट सॉफ्ट होता है। और उसके अलावा उसमें कैल्शियम का इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे भी मीट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी टेंडराइजेशन होता है। तो टेंडराइजेशन के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका कौन सा है, एंजाइमेटिक टेंडराइजेशन, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत पॉपुलर है। जो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब जो पेपेन है, पेपेन कौन से ग्रुप का होता है, प्रोटीनेज ग्रुप का होता है। तो अपने क्या करते हैं, जो प्रोटीनेज ग्रुप है उसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मीट के टेंडराइजेशन के लिए। प्रोटीनेज जो ग्रुप होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है ना, कौन से प्रोटीन, डिटेक्टेबल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है, प्रोटीनेज एंजाइम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जैसे एक पपेन है, दूसरा ब्रोमेलिन्स है, तीसरा फाइसिन है। पेपेन आपको, पेपेन वाइडली यूज होता है मीट इंडस्ट्री में, पेपेन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पेपेन आपको ही पता है पपाया से प्राप्त होता है। ब्रोमेलिन्स है वो पाइनएप्पल यानी अनानास से प्राप्त होता है। फाइसिन है ये फिग अंजीर से प्राप्त होता है। इन तीनों का यूज हम मीट के टेंडराइजेशन में कर सकते हैं। ये तीनों ही प्रोटीनेज एंजाइम होते हैं। लेकिन इनमें से जो वाइडली यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, पपेन यूज होता है। इसको रट लीजिएगा, मीट के टेंडराइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, आपका पपेन एंजाइम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए चलें अपने। अगला अपना क्वेश्चन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से है। In which process rapid removing of the field heat from the freshly harvested horticulture produce in order to slow ripening and senescence, conserve weight and reduce deterioration prior to storage and transportation। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, पहले तो हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। धीमी गति से पकने और जीर्ण होने से बचने के लिए, कोई फल आपने पेड़ से तोड़ लिया है ना, तोड़ने के बाद वो जल्दी जल्दी न पक जाए, जल्दी जल्दी खराब न हो जाए, जल्दी जल्दी वो सिकुड़ न जाए। धीमी गति से पकने के लिए, जीर्ण होने से बचने के लिए, भंडारण और परिवहन में वजन कम न होने के कारण। भंडारण और परिवहन में जो वजन कम होता है वो किस वजह से होता है, इस फल के अंदर श्वसन चलता है जिससे भोजन टूटता है। भोजन टूटेगा तो उसका वजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पकने को धीरे करना है, बूढ़े होने को या खराब होने को धीरे करना है। भंडारण और परिवहन में उसका वजन कम न हो की प्रक्रिया, जिसमें ताजा कटाई वाले बागवानी उपज से खेत की गर्मी को तेजी से हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट, जैसे ही आप किसी फल या सब्जी को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसके अंदर जो हीट होती है, क्योंकि इसका कोई टेम्परेचर तो था पौधे का, मान लो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर इसके अंदर है, उसको हम इसके तोड़ने के बाद तुरंत रिमूव कर दें। फील्ड हीट को, क्षेत्रीय उष्मा को या खेत की गर्मी को तुरंत रिमूव कर दें, जिससे क्या होगा, फल जल्दी से पकेगा नहीं, जल्दी से खराब नहीं होगा। परिवहन के दौरान, भंडारण के दौरान जब इसका तापमान ही कम होगा तो ये रेस्पायरेशन नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा तो भोजन नहीं टूटेगा, वजन कम नहीं होगा। तो इसको तोड़ते ही तुरंत इसकी क्षेत्रीय उष्मा यानी फील्ड हीट है उसको रिमूव करने के लिए, फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए, क्षेत्रीय उष्मा को रिमूव करने के लिए या खेत की गर्मी को हटाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ पे। ऑप्शन है आपका क्योरिंग, बी ऑप्शन है प्री कूलिंग, सी ऑप्शन है वॉशिंग,
डी ऑप्शन है वेपर हीट ट्रीटमेंट। देखिए स्टूडेंट, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला क्योरिंग ऑप्शन है। देखो क्योरिंग किसमें की जाती है, जो भी ट्यूबर क्रॉप यानी कंद वाली फसलें हैं, या मैं बात करूं राइजोम क्रॉप है, राइजोम बोले तो परकंद वाली जैसे हल्दी अदरक वगैरह है, या कोई कोरम वाली है, कोरम वाली बोले तो अरबी जैसे है ना, ये है, या फिर कोई सलक कंद वाली है यानी बल्ब वाली है, यानी सलक कंद वाली। सलक कंद वाली क्या होती है, जैसे प्याज लहसुन है। इनकी जैसे ही आप खुदाई करोगे, खुदाई करने के बाद क्या करेंगे, इनके कंदों को आप क्या करेंगे, 2 से 5 दिन के लिए खेत में ही छोड़ देंगे। खेत में छोड़ देंगे तो इनके ऊपर ही ऊपर वाली परत है वो क्या है, सूख जाती है। जब इनके ऊपर ही ऊपर वाली परत सूख जाएगी तो वो एक सुरक्षा की परत का काम करती है, जो गैसों को अंदर नहीं जाने देगी, जिससे श्वसन नहीं होगा। श्वसन नहीं होगा तो इस कंद वाली सब्जी का भोजन नहीं टूटेगा और इसका वजन कम नहीं होगा और ये जल्दी सिकुड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं। दूसरा, अंदर की जो नमी होगी वो बाहर नहीं जाएगी, यानी नमी का हास नहीं होगा। ये आपका जो कंद है ये मुरझाएगा नहीं, ये बढ़िया बना रहेगा, चमकदार बना रहेगा। तीसरा क्या होगा कि कोई कीट है या सूक्ष्म जीव है इस सूखी परत को पेनिट्रेट यानी अपार नहीं कर पाएगा, जिससे ये आपका कंद है वो किसी मतलब सूक्ष्म जीव या कीट से खराब नहीं होने वाला है। तो आपने इसकी खुदाई के बाद 2 से 5 दिन के लिए ऊपरी परत को सुखाने के लिए खेत में छोड़ा है, उसी को बोलते हैं क्योरिंग। क्योरिंग कंद, परकंद, सलक कंद और घन कंद के अंदर किया जाता है, यानी उन फसलों के अंदर किया जाता है। ट्यूबर, राइजोम, कोरम और बल्ब वाली फसलों के अंदर क्या है, क्योरिंग की जाती है। कहने का मतलब जो कंद वाली फसलें होती है उसमें बाहरी परत को सुखाने के लिए, बाहरी परत को एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में डेवलप करने के लिए, सुरक्षा की परत के रूप में विकसित करने के लिए 2 से 5 दिन के लिए खुदाई के बाद खेत में ही छोड़ देते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं क्योरिंग। अब आपने प्याज देखा होगा, जो लाल प्याज आता है, रेड अनियन जो आता है, लाल प्याज में आपने देखा होगा ऊपर की परत होती है बहुत शानदार सूखी होती है, क्योंकि पतली है इसलिए बहुत बढ़िया सूख जाती है, इसलिए लाल प्याज की भंडारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा। वहीं आप पीला प्याज देखो, है ना, येलो कलर वाला जो प्याज आता है उसके सलक मोटे होते हैं, वो ढंग से सूखते नहीं, इसलिए उसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो क्योरिंग क्या है, किसी भी कंद वाली फसल को खुदाई के 2 से 5 दिन के लिए खेत में ही छोड़ दीजिए, उनकी बाहर वाली परत क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, जो सुरक्षा की परत का काम करेगी, जो वजन को भी कम नहीं होने देगी, श्वसन से भोजन नहीं टूटने देगी, नमी का हास नहीं होने देगी, कीट रोग है उसको नहीं होने देगी, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ती है और नुकसान भी नहीं होता है। ये तो था क्योरिंग, तो क्योरिंग तो पूछा ही नहीं गया है, ये आपका आंसर राइट नहीं है। प्री कूलिंग, प्री कूलिंग पहले ठंडा कर दो, बाद में कब करते हो, बाद में स्टोरेज में करते हो। मेन जो कूलिंग होती है वो कब होती है, स्टोरेज में होती है। स्टोरेज से पहले जो कूलिंग कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, प्री कूलिंग बोलते हैं। फल सब्जियों को तोड़ते ही तुरंत आप उसे क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे उपचारित। जैसे ही आपने फल को यहां पेड़ से तोड़ा तो इस पेड़ का जितना तापमान है उतना ही फल का है। इस फल को या सब्जी को रख दोगे तो ये श्वसन करेगा, श्वसन करेगा तो इसका भोजन है वो अपघटित होगा, टूटेगा, यानी फूड है वो डिग्रेड होगा और धीरे धीरे ये फल सिकुड़ता जाएगा और इसका वजन कम होता जाएगा और ये मरता जाएगा। दूसरा, जब इसका तापमान क्या है, अच्छा खासा है, तो इससे नमी भी उड़ रही है, पानी भी इसका जो है वो उड़ रहा है, जिसकी वजह से ये चमक है वो अपनी फीकी करता जा रहा है। हमने जैसे ही तोड़ा, तोड़ते ही खेत में ही 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में उसको उपचारित कर दिया, तो इसका जो तापमान था अंदर का वो तापमान खत्म हो जाएगा, फील्ड हीट है वो रिमूव हो जाएगी, यानी जो क्षेत्रीय उष्मा है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब इसके पास तापमान ही नहीं है, बिना तापमान उपापचय क्रियाएं कैसे चल सकती है। हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, सपोज करो डीप फ्रीज में हमें डाल दिया जाए तो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं बंद हो जाएगी, वैसे ही इसकी बंद हो जाएगी, तो ये क्या होगा, खराब नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि रेस्पिरेशन बंद हो गया है, खराब नहीं होगा, पानी का हास नहीं होगा, इसकी चमक है वो खराब नहीं होगी, वजन का नुकसान होगा नहीं। इसे बोलते हैं प्री कूलिंग। क्या बोलते हैं, प्री कूलिंग। और इसका उद्देश्य होता है फील्ड हीट को रिमूव करना, यानी इसका जो मेन प्रिंसिपल है, सिद्धांत क्या काम करता है प्री कूलिंग में। प्री कूलिंग का सिद्धांत होता है फल सब्जी की क्षेत्रीय उष्मा को निकालना, फील्ड हीट को रिमूव करना ही प्री कूलिंग का सिद्धांत होता है, जो आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो प्रिंसिपल तो ये, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि श्वसन को रोका जाए, श्वसन को रोका जाए, भोजन के अपघटन को रोका जाए, नमी के हास को रोका जाए, जिससे ये जल्दी से पकेगा नहीं, जल्दी से बूढ़ा नहीं होगा, जल्दी से मरेगा नहीं,
भंडारण और परिवहन के दौरान इसका वजन भी कम नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और सिद्धांत कौन सा लगेगा? फील्ड हीट को रिमूव करना। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्री कूलिंग बोलते हैं। और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है या स्लाइड पे दिख रहा है उसका राइट आंसर भी कौन सा है? प्री कूलिंग। वॉशिंग आप जानते हो, फल सब्जियों को तोड़ते ही वॉशिंग करनी चाहिए। फल सब्जियों को तोड़ते ही वॉशिंग करनी चाहिए ताकि उस पे कोई जर्म वगैरह लगा हुआ है, कोई रोगाणु लगे हैं वो हट जाएं, उसके अलावा कोई डस्ट वगैरह लगी हुई है वो भी हट जाए। तो वॉशिंग हमेशा या तो क्लोरीन के पानी में करो या ओजोन के पानी में करो या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से उपचारित पानी में करें। वो भी नहीं है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो मिल ही जाएगा, चूना तो मिल ही जाएगा। उससे आप क्या करें, उसके पानी से फल सब्जियों को धोना चाहिए, फिर साफ पानी से धोना चाहिए, जिससे क्या डस्ट वगैरह भी उतर जाएगी, फल सुंदर, सब्जी सुंदर दिखने लग जाएगी। और कोई भी उस पे स्पोर्स होगा, कोई भी रोगाणु का बीजाणु होगा वो भी क्या है, हट जाएगा भंडारण में और या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या बाजार में जाता हुआ फल आपका या सब्जी खराब नहीं होगी। तो ये होता है वॉशिंग। वेपर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? वेपर हीट ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, फल सब्जियों को ऐसे जमा लो और आप क्या करें, जो पानी है उसकी वेपर से इसको उपचारित करें, तापमान रखें 43 डिग्री सेल्सियस। ये वेपर हीट ट्रीटमेंट आम में किया जाता है, पपीता में किया जाता है, सिट्रस में किया जाता है, पाइनएप्पल में किया जाता है, मेनली इनमें ही किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? ताकि जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो रोग न फैलाए, अगर वो कोई है तो भी वो क्या हो जाए, डेड हो जाए। मैंगो में करते हैं, सिट्रस में करते हैं, पपाया में करते हैं, पाइनएप्पल में करते हैं। मैंगो में तो अगर हम फ्रूट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैंगो में अगर हम फलों को निर्यात कर रहे हैं तो उसमें एक तो वेपर हीट ट्रीटमेंट जरूरी है, दूसरा रेडिएशन ट्रीटमेंट जरूरी है। ये दोनों ट्रीटमेंट करके ही आपको भेजने पड़ते हैं। अगर आप ये दोनों ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो आपका फल क्या है, एक्सपोर्ट में नहीं लिया जाएगा, यानी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो मैंगो के लिए दो मैंडेटरी ट्रीटमेंट कौन से? मैंगो एक्सपोर्ट के लिए, सॉरी, मैंगो एक्सपोर्ट के लिए दो मैंडेटरी ट्रीटमेंट कौन से हैं? एक तो कौन सा है आपका वेपर हीट ट्रीटमेंट है और दूसरा है वो कौन सा है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है। रेडिएशन ट्रीटमेंट किस लिए किया जाता है? फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई और जो स्टोन वीविल होता है यानी गुठली का जो घुन होता है उनको खत्म करने के लिए किया जाता है। तो आम जब भी निर्यात करो, एक तो वेपर हीट ट्रीटमेंट जरूरी है और दूसरा कौन सा, रेडिएशन ट्रीटमेंट जरूरी है। रेडिएशन किसके लिए होता है? फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और जो स्टोन होता है उसके अंदर वीविल यानी स्टोन यानी गुठली होती है उसके अंदर घुन लगता है, उसको रोकने के लिए क्या है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है वो राइट है, प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का सिद्धांत है फील्ड हीट को रिमूव करना, उद्देश्य है इसका रेस्पायरेशन को स्लो डाउन करते हुए राइपनिंग को स्लो कर देना है, यानी पकाव को धीमा कर देना है, सेनेसेशन बुढ़ापे को धीमा कर देना है। और रेस्पायरेशन नहीं होगा तो फूड डिग्रेड नहीं होगा, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में उसका वेट लॉस नहीं होगा। ये है आपका प्री कूलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, मोस्ट फूड एंड माइक्रोबियल एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड एट। अधिकांश भोजन और माइक्रोबियल एंजाइम डिग्री सेल्सियस पर नष्ट हो जाते हैं। देखो, एंजाइम का इस धरती पे बहुत बड़ा रोल है। अगर इस धरती पे एंजाइम नहीं होता तो क्या पता आपका खाया हुआ खाना 2 दिन बाद पचता, 2 महीने बाद पचता, 2 साल बाद पचता, 20 साल बाद पचता, कोई जरूरी नहीं कितने टाइम बाद पचता। तो एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको बहुत तेज करते हैं। ये बायोकैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो एंजाइमों का फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल है। पौधे की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, पौधे की जो उपापचय क्रियाएं होती है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, कई बार क्या है, कोई नया मतलब अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कोई भी आप फूड तैयार करें इंडस्ट्री के अंदर या कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस दौरान कई एंजाइम क्या होते हैं, अनडिजायरेबल हो जाते हैं। उन एंजाइम की हमें जरूरत नहीं होती है या फिर उनका काम संपन्न हो चुका होता है, आगे वो रहेंगे तो फिर नुकसान करेंगे। तो आप एंजाइम को या तो डीएक्टिवेट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है तो लो टेम्परेचर पे रखोगे। अगर एंजाइम को डीएक्टिवेट, अस्क्रिय करना है यानी निष्क्रिय करना है, तो आप लो टेम्परेचर पे रखेंगे।
लो टेम्परेचर पे रखने पर एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, कल को जरूरत पड़े तो वापस आप उनको एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एंजाइम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, दोबारा काम में ही लेना चाहते हैं, तब हीटिंग करेंगे और हीटिंग से एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो पुनः फिर कभी भी काम नहीं आता है। तो अगर हमें क्या है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करना है, तो लगभग कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लगभग सारे जो एंजाइम है, मतलब कुछ बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अधिकांश एंजाइम है वो कितने पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? 62.5 पे, 65.2 पे, 70 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, ठीक है, 74.9 डिग्री सेल्सियस पे, 79.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो मोस्ट ऑफ जो एंजाइम है वो आपके डिस्ट्रॉय है, वो कितने पे हो जाते हैं? 79.4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाते हैं। तो यहां पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एंजाइम विच आर मेनली यूज इन क्लियरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस। फ्रूट जूस के क्लियरिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम है वो इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है? ए ऑप्शन है पैक्टिनेज एंड पैक्टिनिस्ट्रेजेज, है ना। एक तो पैक्टिनेज है और दूसरा कौन सा है? पैक्टिन स्ट्रिएज जो है। तो पैक्टिनेज और पैक्टिन स्ट्रिएज जो एंजाइम है वो, या दूसरा हेमीसेल्यूलोज है, तीसरा सेल्यूलोज है और चौथा कौन सा? एमाइलेज है। तो हेमीसेल्यूलेज, सेल्यूलेज, एमाइलेज और पैक्टिनेज, कौन सा एंजाइम है जो जूस के क्लियरिफिकेशन के काम आता है? देखिए स्टूडेंट, जब आप जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस जूस के अंदर क्या है, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। जो जूस सस्पेंडेड पार्टिकल यानी ठोस पार्टिकल होते हैं, जो जनरली क्या है, जूस को थोड़ा धुंधला रखते हैं। कई बार आप कच्चे फलों से भी जूस निकाल लेते हैं, तब भी जूस की ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। या फिर कई बार क्या होता है, जूस में पैक्टिन कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जूस क्लियर नहीं होता है, कहने का मतलब पारदर्शी नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे कि जूस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा? जूस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये एप्पल जूस था, यहां पे ये देखो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने इसमें एंजाइम डाला तो अब जूस देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो अब हमें जूस को क्लियर करने के लिए जो कमर्शियल लेवल पे एंजाइम इस्तेमाल करना होता है, वो मेनली कौन सा करना होता है? पैक्टिनेज करना होता है। कौन सा? पैक्टिनेज। उसके अलावा आप पैक्टिनेज ट्रिएज जो एंजाइम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेन कौन सा यूज होता है? पैक्टिनेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। इंडस्ट्रियल लेवल पे, व्यवसायिक स्तर पे जूस के क्लियरिफिकेशन के लिए आप पैक्टिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए स्टूडेंट, मैं एंजाइम, फर्मेंटेशन और इनसे क्वेश्चन ज्यादा क्यों लेके आया हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर की क्विज पहले से भी बहुत करवाई हुई है, आगे भी करवाएंगे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो करवाते हैं। आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो एक अलग इशू है, लेकिन पर्टिकुलर जो फूड के टॉपिक है उन पे अभी तक कोई विशेष टारगेट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैं आपको 5-7 ऐसे सेशन दे दूं जो फूड से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप निश्चित रहिएगा। द प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूजिंग द रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज। विकिरण का उपयोग करने वाली परिरक्षण तकनीक को इस रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट, रेडिएशन के द्वारा भी आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट देंगे तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, उनके स्पोर भी डेड हो जाते हैं। अब जनरली फूड के प्रिजर्वेशन के लिए आप कौन सी रेडिएशन यूज कर सकते हैं? गामा रेडिएशन यूज कर सकते हैं, बाकी दूसरी रेडिएशन है वो यूज नहीं करेंगे। जो एफपीओ था, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर था, उसके हिसाब से जो गामा रेडिएशन है उसका फूड के अंदर कितना इस्तेमाल हो सकता है? 0.06 से लेकर 0.1 किलोग्रे तक इस्तेमाल हो सकता है। मेनली मोस्ट ऑफ कमोडिटी में, ये कुछ कमोडिटी में ज्यादा भी परमिशन है, जैसे मैंगो के अंदर फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए आप कितना रेडिएशन ट्रीटमेंट लेते हैं? गामा रेडिएशन का ही ट्रीटमेंट लेते हैं, 0.25 से 0.75 किलोग्रे रेडिएशन ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन एवरेज मोस्ट ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन के लिए या उनके फूड के प्रिजर्वेशन के लिए
जो एफपीओ है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, हालांकि अब तो ये रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। लेकिन ये जो मतलब एक तरह से मैं बोलूं स्टैंडर्ड बने हुए हैं, मानक बने हुए हैं, वो किसके बने हुए हैं, एफपीओ के बने हुए हैं। तो एफपीओ जो गामा रेडिएशन है उसकी परमिसेबल जो डोज है वो कितनी मतलब अलाउ करता है, 0.06 से 0.1 किलोग्राम तक करता है, ठीक है। तो गामा रेडिएशन से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जब आप गामा रेडिएशन से फूड को प्रिजर्व करते हैं तो वो फूड गर्म तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सारे एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं और उनके स्पोर भी डेड हो जाते हैं। इस तरह के प्रिजर्वेशन को आप और क्या कहते हैं, कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ड्राई स्टरलाइजेशन बोलते हैं, हीट स्टरलाइजेशन बोलते हैं, अपराइजेशन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा ना फूड आपका गर्म होगा नहीं, स्ट्राइल हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वो डेड हो जाएंगे, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। गर्म नहीं हुआ, हीट नहीं दी, फिर भी वो स्ट्राइल हो गया है, तो आप उसे बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन यानी ठंडा निर्जीवीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। इसके अलावा इसे रेडोनाइजेशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेडोनाइजेशन भी कहा जाता है। कोल्ड स्टरलाइजेशन या रेडोनाइजेशन या रेडिएशन ट्रीटमेंट से प्रिजर्वेशन भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इनवर्ट शुगर परसेंटेज इन जेली इज। जेली में इनवर्ट शुगर का परसेंटेज कितना होता है, जेली है इसमें इनवर्ट शुगर का परसेंटेज है वो कितना होता है। एक तो शुगर परसेंटेज होता है जेली में, जो शुगर या टीएसएस होता है वो कितना होता है, 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। जो आप ये 65% चीनी डाल रहे हैं, इसमें से इनवर्ट शुगर कितनी होनी चाहिए, ऐसी शुगर जो किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए या फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाए, यानी मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाए। जितनी आप शुगर ले रहे हो उसमें से इनवर्ट कम से कम कितनी होनी चाहिए, इनवर्ट कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर उतनी इन्वर्ट नहीं हुई तो आपकी जेली में क्रिस्टल बन जाएंगे। जेली जब खाओगे तो उसमें क्रिस्टल यानी जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वैसा आपको कुछ है वो महसूस होगा। इसलिए आप जब जेली बनाते हैं तो उसमें टीएसएस या शुगर कितना रखते हैं, 65% रखते हैं, लेकिन उसमें से कम या रेंज इनवर्ट शुगर की कितनी होनी चाहिए, ऐसी शुगर। आप तो कौन सी शुगर डालोगे जब जेम जेली बनाते हैं, तब सुक्रोज डालते हैं, ठीक है। कौन सी शुगर डाल दोगे, सुक्रोज डालते हैं। लेकिन वो सुक्रोज है वो टूट कर मोनो से, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, किससे बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो मतलब जो शुगर डाल रहे हैं उसमें से कितनी शुगर इतनी होनी चाहिए, कितनी शुगर मतलब इन्वर्ट होनी चाहिए, यानी जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाए, इतनी मतलब ये शुगर कितनी होनी चाहिए उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ट शुगर परसेंटेज बोलेंगे। सीधा शुगर पूछ ले तो 65 बोलोगे, जेली में टीएसएस पूछ ले तो भी आप कितना बोलोगे, 65 बोलोगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि जेली में इनवर्ट शुगर कितना होना चाहिए, तब 65 कर दोगे तो वहीं पे गलत हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक कर देंगे, बोले ये ठीक है, इसको टिक कर देंगे, बोले ये ठीक है, क्योंकि 65% है वो जेली में टीएसएस होता है। तो मैंने शुगर थोड़ी पूछा है, मैंने इनवर्ट शुगर पूछा है। जेली और जेम, जेम जेली मार्मलेट, जेम जेली मार्मलेट तीनों में ही इनवर्ट शुगर है वो 30 से 50% होना चाहिए। राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। अगर इससे कम हुआ तो आपके जेम में, जेली में, मार्मलेट में क्रिस्टल बन जाएंगे, जेम जेली मार्मलेट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। राइट आंसर कितना है, 30 से 50%, यानी 30 से 50%, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, साइडर जो वाइन है वो किससे तैयार होती है, जो साइडर वाइन है वो किससे तैयार होती है, एप्पल से, पियर से, केसव नट से, ए एंड बी बोथ से। बताइए जो साइडर वाइन है वो किससे तैयार होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं कि एप्पल वाइन है उसी को साइडर बोलते हैं, बिल्कुल सही पढ़ते हैं, लेकिन ये भी गलत पढ़ते हैं कि सिर्फ एप्पल से ही तैयार होती है। साइडर वाइन जो होती है वो स्टूडेंट एप्पल से भी तैयार होती है और पियर से भी तैयार होती है। एप्पल और पियर दोनों की वाइन को साइडर वाइन कहा जाता है। राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में हुआ फिर ये पेरी वाइन क्या है भाई, पेरी वाइन सिर्फ नाशपाती से तैयार होती है। जब नाशपाती की डिब्बाबंदी करते हैं
तो जो खराब नाशपाती होती है, जो क्वालिटी वाइज कमजोर हो जाती है, उसकी डिब्बाबंदी करते नहीं है, उसका फर्मेंटेशन करवा के पेरी वाइन बना दी जाती है। पेरी सिर्फ पियर से बनती है, नाशपाती से बनती है, लेकिन साइडर जो है वो एप्पल से भी बनता है, नाशपाती से भी बनता है। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है वो राइट है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा साइडर एप्पल से लोग बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एप्पल से, क्योंकि नाशपाती से ज्यादा एप्पल होता है और नाशपाती से ज्यादा लोग एप्पल को पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइडर ओनली एप्पल से बनती, ऐसा क्वेश्चन है तो साइडर एप्पल से भी बनता है, पियर से भी बनता है। राइट आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कमर्शियल कैनिंग स्टार्ट फ्रॉम विच कंट्री? वाणिज्य डिब्बाबंदी किस देश से स्टार्ट हुई थी? आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि नेपोलियन साम्राज्य का भूखा था, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उसके सैनिकों तक भोजन पहुंचाना। एक साथ पहुंचा देता तो खराब हो जाता था, रेगुलर भोजन पहुंचाना मुश्किल काम था। उस समय नेपोलियन ने घोषणा की कि जो इस समस्या का समाधान करके देगा मैं उसको 1000 मुद्रा इनाम में दूंगा। और उसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने चैलेंज पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन निकोलस अपार्ट है वो सक्सेस हुए। निकोलस अपार्ट कहां के थे? फ्रांस के थे। निकोलस अपार्ट ने डिब्बाबंदी की खोज 1804 में की थी और फ्रांस में की थी। डिब्बाबंदी की खोज निकोलस अपार्ट ने की थी, इसीलिए डिब्बाबंदी को एपरटाइजिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हो? एपरटाइजिंग कहते हैं। 1804 में खोज की थी, लेकिन डिब्बाबंदी की खोज फ्रांस में हुई है, लेकिन व्यवसायीकरण हमेशा की तरह अमेरिका वाले कर गए। चोर है ना, खतरनाक है ना, मतलब कहीं भी कोई चीज खोजते हैं उसको उठा लाते हैं और उसका कमर्शियलाइजेशन करते हैं। तभी तो मतलब अगर हम देखें इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? अमेरिका। उसका कारण यही है, और खोज करते रह गए, है ना, दिमाग लगाते रह गए। और उन्होंने दिमाग कब लगाया? देखते हैं कौन दिमाग लगा रहा है, और जैसे ही वो दिमाग लगा के कोई चीज पैदा करेगा उसको उठा के ले आओ। तो ये काम फिर से अमेरिका वालों ने किया। और जो डिब्बाबंदी है, कैनिंग है, इसका जो व्यवसायीकरण है वो कौन कर गए? अमेरिका वाले कर गए। और सबसे पहले व्यवसायीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? अंडरवुड था। कौन था? अंडरवुड। कहां का था भाई? अमेरिका का था। राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ऐसा पूछा होता डिब्बाबंदी की खोज कहां पर हुई? फ्रांस में। किसने की? निकोलस अपार्ट ने की थी। कहां पे की थी? फ्रांस में की थी। कब की थी? 1804 में। इसीलिए कैनिंग को आप क्या बोलते हैं? एपरटाइजिंग। लेकिन जो कैनिंग है उसका कमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण है, बिजनेस है, वो किसने किया था? यूएसए वालों ने। यूएसए वालों में किसने किया था? अंडरवुड ने किया था। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सिंग, यानी जो वैक्सिंग है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सिंग होता क्या है। फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं? एक ट्रांसपेरेंट एडिबल वैक्स है उसका एक कोट चढ़ा देते हैं, यानी एक बहुत ही पतली लेयर है वो चढ़ा देते हैं। वैक्स कौन सी होती है? एडिबल वैक्स होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कारनूबा, है ना, कौन सी? कारनूबा वैक्स का नाम सुना होगा। इसके अलावा एक आप सेलेक वैक्स देखते हैं, एक मैं बात करूं तो कैंडेला जो वैक्स है वो देखते हैं, और एक एडिबल पेट्रोलियम वैक्स होती है वो भी आपने सुना होगा। तो कोरोनुबा वैक्स है, उसके अलावा कैंडेलिया वैक्स है, उसके अलावा सेलेक वैक्स है या पेट्रोलियम वैक्स है। जो एडिबल वैक्स होती है उसकी अपने एक पतली परत है वो चढ़ा देते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां क्या क्वेश्चन पूछा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सिंग, वैक्सिंग का उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑफ सेल्फ लाइफ, यानी उस फल सब्जी की भंडारण क्षमता को बढ़ाना। दूसरा है क्वालिटी इनहेंस, यानी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना। तीसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज, यानी कीट व रोगों से प्रोटेक्ट करना। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। चलो बात कर लेते हैं। अगर आप किसी फल या सब्जी पर कोई एडिबल वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं तो इस वैक्स की वजह से क्या होता है कि गैसों का एक्सचेंज है वो तो रुक जाता है ना, गैसों का आदान प्रदान है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, जिससे रेस्पायरेशन रुक जाएगी, वेट लॉस नहीं होगा और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो इसके साथ मैच कर रहा है। दूसरा, जब ये लेयर बन जाएगी तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी अटैक नहीं कर पाएगा, वो इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसको पार नहीं करेगा, उससे भी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। दूसरी बात भी पहली चीज को प्रमोट कर रही है। तीसरा, जब आप वैक्स चढ़ाते हैं तो फल सब्जी चमकदार दिखेगा। कैसा दिखेगा? चमकदार दिखेगा ना। तो चमकदार दिखने से पैसा बढ़िया मिलेगा, क्वालिटी इनहेंस होगी।
दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था ना कि सूक्ष्म जीव है वो अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे रोग नहीं लगेंगे, यानी ये डिकम्पोज नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा। तो कीट और रोगों से भी क्या करेगा, सुरक्षा करता है। इसके अलावा एक जो इसमें मेंशन नहीं है, वाटर लॉस से भी बचाता है, जल का जो नुकसान होता है उससे भी क्या है, ये बचाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज है, वो आपका आंसर राइट होगा। इससे फलों व सब्जियों पे ज्यादा वैक्स नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्स हम खाते हैं, सेब नाशपाती ऐसे फल है जिनको लोग छिल के नहीं खाते हैं ना, तो अब जाहिर सी बात है ढंग से नहीं धोएंगे, हल्के गर्म पानी से ऐसे रगड़ के फलों को धोना चाहिए। उससे दो फायदे हैं, वैक्स होती है तो वैक्स लगी हुई होती है तो वो उतर जाती है, और उस पर केमिकल होते हैं वो लीच डाउन या वॉश आउट हो जाते हैं। लेकिन इतना लोगों के पास टाइम नहीं, बस थोड़ा सा किया और खा लेते हैं, तो वैक्स बॉडी में चली जाती है, और वैक्स होती है वो सेचुरेटेड होती है, संतृप्त होती है, तो हमारी बॉडी में जमेगी, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देगी, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नसें क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, अटैक जैसी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो वैक्स की, तो हमें वैक्स की बहुत पतली लेयर चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जाना चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया वैक्सिंग किसके लिए होती है, तो सिट्रस के लिए सबसे बढ़िया वैक्सिंग होती है। सिट्रस पे आप वैक्स भी चढ़ा दोगे, अट्रैक्टिव भी लगेगा, और उसकी स्टोरेज लाइफ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब कोई इंसान खाएगा उसको लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि वो छिलका उतार कर ही खाएगा। क्या करेगा, छिलका उतार के ही खाएगा, पीलिंग करके खाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वैक्सिंग कौन से फ्रूट के लिए सबसे बढ़िया रहती है, तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे कि जो सिट्रस फ्रूट है, जैसे मैंड्रिन यानी संतरा है, स्वीट ऑरेंज यानी माल्टा है, या जो भी सिट्रस फ्रूट है उनके लिए वैक्सिंग है वो बेहतरीन रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन इज क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स, विच वन इज क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। देखो स्टूडेंट, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, परिरक्षक होते हैं, उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक तो क्लास फर्स्ट के अंदर बांटा गया, क्लास फर्स्ट में सिर्फ ऑर्गेनिक आते हैं, और क्लास सेकंड में कौन से प्रिजर्वेटिव्स यानी कौन से परिरक्षक है वो रखे गए हैं, यहां पे केमिकल, यहां पे कौन से रखे गए हैं, सेकंड में केमिकल, रासायनिक परिरक्षक या इनऑर्गेनिक परिरक्षक रखे गए हैं। क्लास फर्स्ट में कौन से रखे गए हैं, ऑर्गेनिक प्रिजर्व्स रखे गए हैं, ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स रखे गए हैं, यानी कार्बनिक परिरक्षक रखे गए हैं। क्लास फर्स्ट में कौन से, कार्बनिक परिरक्षक, क्लास सेकंड में रासायनिक, क्लास फर्स्ट में ऑर्गेनिक, क्लास सेकंड में केमिकल और इनऑर्गेनिक। अब देखो कार्बनिक परिरक्षक कौन कौन से, चीनी, नमक, सिरका, तेल आदि। ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं, शुगर, साल्ट, विनेगर और ऑयल होता है। तो क्लास फर्स्ट में हमेशा ऑर्गेनिक आते हैं, क्लास फर्स्ट में हमेशा कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन क्या था, विच वन इज क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। फर्स्ट के अंदर ऑर्गेनिक रखे जाते हैं, सेकंड के अंदर केमिकल, फर्स्ट के अंदर कार्बनिक, दूसरे में रासायनिक रखे जाते हैं। तो कार्बनिक परिरक्षक है वो क्लास फर्स्ट में आते हैं, राइट आंसर ए ऑप्शन है। और कार्बनिक परिरक्षक में या फिर ऑर्गेनिक जो प्रिजर्वेटिव्स है उनमें कौन कौन आता है, चीनी यानी शुगर, नमक यानी साल्ट, सिरका यानी विनेगर, विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड, और तेल बोले तो ऑयल। इनको आप रखेंगे क्लास फर्स्ट में, ऑर्गेनिक प्रिजर्व है, ये ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स है। क्लास सेकंड में कौन से आते हैं, अकार्बनिक परिरक्षक यानी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या फिर इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोइट आता है, जो आप कलर्स जो फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्ट है उनको प्रिजर्व करने के काम में लेते हैं। सोडियम बेंजोइट है ना, इसमें बेंजोइक एसिड होता है, क्या होता है, बेंजोइक एसिड, जो रंगीन फल व सब्जियों के उत्पाद को परिरक्षित करने के काम आता है। कलर्ड जो फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रोडक्ट होते हैं इनके प्रिजर्वेशन के काम आता है। और दूसरा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसको आप KMS बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कलरलेस फ्रूट और वेजिटेबल है उनके प्रोडक्ट को प्रिजर्वेशन के काम में लिया जाता है। यानी जो रंगहीन फल सब्जियां हैं उनके उत्पाद को परिरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड लिया जाता है, बट दोनों ही केमिकल है। सोडियम बेंजोइट भी रासायनिक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है वो भी कैसा है, रासायनिक है। तो इनको किस में रखा जाता है, क्लास सेकंड के अंदर रखा जाता है। इनको इनऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। प्रबल अमल को कभी भी प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज ही नहीं किया जाता, किसी को खिला के जला के मारना थोड़ी है।
तो कभी भी प्रबल अम्ल जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनको कभी भी प्रिजर्वेटिव्स के रूप में काम में नहीं लिया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को काम में नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, ऑल ऑफ दिस भी नहीं हो सकता था। क्लास फर्स्ट है वो उसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बियर के किण्वन के दौरान उत्पन्न होने वाले ईस्ट को सामान्यतः किसके द्वारा अलग किया जाता है? द ईस्ट जनरेट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ बियर इज जनरली सेपरेटेड बाय। द ईस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ बियर इज जनरली सेपरेटेड बाय। देखो, जब बियर बनाई जाती है, बीवरिंग प्रोसेस की जाती है, तो उसमें जब फर्मेंटेशन हो जाता है, एजिंग हो जाती है, अब बोतलों में भरना है, उसको सप्लाई करना है, उसको बेचना है, तो उस दौरान आप बियर में जो ईस्ट होते हैं उनको किस तरह से अलग करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल मेथड से अलग करेंगे। देखो, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है, अपकेंद्रीकरण होता है, उससे तो जनरली जो होप्स होते हैं और प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। ईस्ट तो इससे पूरी तरह से अलग नहीं होगा। फिल्ट्रेशन, बिल्कुल फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो फिल्टर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और फिल्टर से क्या करते हैं, ईस्ट है उनको अलग किया जाता है। फिल्टर होते हैं उनसे ईस्ट को अलग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। फिल्ट्रेशन से आप क्या करते हैं, जो बियर तैयार हो चुकी है उसके अंदर जो क्या है, ईस्ट है। अब भाई ईस्ट का क्या काम है, बियर तो तैयार हो चुकी है, बियर तो क्या है, तैयार हो चुकी है। अब ईस्ट को थोड़ी बेचना है हमें, तो किसको बेचना है, बियर को बेचना है। तो स्पार्क मतलब क्या है, जनरली स्पार्कलिंग क्लियर बियर है लोग पसंद करेंगे, ईस्ट वाली से तो क्लियर नहीं होगी, तो इसलिए ईस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। और ईस्ट को बियर से निकालने के लिए फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। और कैसे फिल्टर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, देखो आजकल तो इंडस्ट्री लेवल पे सबसे ज्यादा किसलगर जो फिल्टर होते हैं, कौन से फिल्टर होते हैं, लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि एफएसओ में फर्मेंटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। केसलगर जो फिल्टर होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो केसलगर फिल्टर है, उनसे हम क्या करते हैं, जो बियर होती है उसको फिल्टर करते हैं और उससे ईस्ट को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो देख लेना, ये राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है वो राइट है। फिल्टर से और क्या चीज मतलब क्या होती है, देखो टेनिन है उसको भी फिल्टर से रिमूव करते हैं, बचा खुचा प्रोटीन है वो भी फिल्टर से रिमूव हो जाता है, और ईस्ट जो होते हैं उनको भी आप फिल्टर से ही रिमूव करते हैं। ज्यादातर किसलेगर जो फिल्टर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जनरली प्रोटीन और होप्स है उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। बियर में प्रोटीन और जो होप्स होते हैं, होप्स जनरली क्या होता है, बियर में जो कड़वा टेस्ट होता है, फ्रूटी एरोमा होती है और जनरली फ्रूटी टेस्ट होता है, वो होप्स एक प्लांट होता है, उसके फ्लावर्स होते हैं, वो बियर में डाले जाते हैं, और उनको रिमूव करने का जो तरीका होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। प्रोटीन के अगर कोई पार्टिकल्स होते हैं उसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग किया जा सकता है, लेकिन ईस्ट को, टेनिन को हमेशा फिल्ट्रेशन से ही अलग किया जाता है। बियर में टेनिन एक्सेप्टेबल नहीं है, टेनिन का कड़वा स्वाद पसंद नहीं किया जाता है। जो होप्स है इनका जो बिटर टेस्ट है वो बियर की गुणवत्ता है, और वो ही कड़वा स्वाद है बियर का जो पसंद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव अंगूर के किण्वन के लिए प्रयोग में लिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स? ग्रेप्स के फर्मेंटेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया जाता है? वही भाई वाइन ईस्ट जिसको आप बोलते हैं, वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करता है। राइजोप्स ना जी ये काम में नहीं लेते, एस्परजिलस नहीं जी ये भी काम में नहीं लेते, लैक्टोबैसिलस ये भी काम में नहीं लेते हैं। स्केरोमाइसिस सिरवेसिसी, जो स्केरोमाइसिस सिरवेसिया जो है, स्केरोमाइसिस सेरेवेसिया जो है उसी को अपने वाइन ईस्ट कहते हैं, और इसी को आप ग्रेप्स के फर्मेंटेशन के काम में लेते हैं। वाइन इंडस्ट्री में जो काम में लिया जाता है वो स्केरोमाइसिस काम में लिया जाता है। स्केरोमाइसिस सेरेवेसियाई जो है ये ही वाइन इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के लिए काम में लिया जाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाइन ईस्ट कहा जाता है, या एल्कोहलिक ईस्ट है वो कहा जाता है।
तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। लैक्टोबैसिलस वर्मीफॉर्मिस है, ये किसके लिए काम में लेते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के काम में लेंगे। एस्परजिलस ओराइजी ये विटामिन सी बनाने के काम आता है फर्मेंटेशन करवा के, तो इनका डिस्कस अपने बाद में करेंगे, अभी डिस्कस करने की इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है वो सही है। माल्टिंग प्रक्रिया माल्ट एमाइलोज और प्रोटीनेज को स्टार्च और प्रोटीन के निम्नीकृत करने की अनुमति देता है। देखिए, माल्टिंग प्रक्रिया, जब बियर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले माल्टिंग प्रक्रिया होती है। देखो माल्टिंग प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले माल्टिंग प्रक्रिया होती है। माल्टिंग प्रक्रिया क्या होती है, कोई भी ग्रेन है उससे अगर आप बियर बनाते हैं तो ग्रेन में तो क्या होता है, स्टार्च होता है, और फर्मेंटेशन स्टार्च का तो नहीं होगा, क्योंकि जो ईस्ट है, स्केरोमाइसिस है, वो स्टार्च का फर्मेंटेशन नहीं करता, वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड का फर्मेंटेशन करता है। अब सीड है, उसके अंदर तो जो स्टोरेज फूड है वो क्या है, स्टार्च है, तो अब उसका फर्मेंटेशन कैसे करवा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो माल्टिंग प्रक्रिया में माल्ट एमाइलेज और प्रोटीनेज को स्टार्च और प्रोटीन को निम्नकृत करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब क्या है, माल्टिंग प्रोसेस अलाउ माल्ट्स एमाइलेज एंड प्रोटीनेज टू डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन टू। अब देखो ये कह रहा है कि जो स्टार्च है, ठीक है, उसको क्या करेगा, एमाइलोज किसमें बदलेगा, प्रोटीन जो है उसको प्रोटीजीनेज एंजाइम है वो किसमें बदलेगा, प्रोटीजीनेज एंजाइम है वो किसमें बदलेगा, माल्टिंग के प्रोसेस के दौरान। अब देखो बियर बनाने के दौरान, बिवरिंग प्रोसेस के दौरान माल्टिंग क्या होती है, जो ये सीड होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च के रूप में है, और मैंने कहा इस रूप में फर्मेंटेशन होगा नहीं, तो हम इसको भिगो के छोड़ देते हैं। अब पानी में भिगो के छोड़ देते हैं तो ये जर्मिनेशन के लिए तैयार होता है। जब ये जर्मिनेशन के लिए तैयार होता है तो स्टार्च है वो एमाइलोज से किसमें बदलती है, माल्टोज में बदलती है। किसमें बदलती है भाई, माल्टोज में बदलती है। किसमें बदल जाएगी, माल्टोज में। और मेनली जो माल्टिंग प्रोसेस होती है ना, मेनली जो माल्टिंग प्रोसेस होती है, मेनली जो माल्टिंग प्रोसेस होती है उसमें स्टार्च को माल्टोज में ही बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, माल्टोज में ही बदला जाता है। लेकिन अब गौर करिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सीधा सीड लेते और उसको क्रश करके उसका फर्मेंटेशन करवाते तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, स्टार्च है। स्टार्च का मैंने कहा फर्मेंटेशन होता ही नहीं है। आप इसको पानी में भिगो के छोड़ दोगे तो अब सीड जर्मिनेशन करने लगेगा। जर्मिनेशन के दौरान किसी भी सीड में स्टार्च जो होता है वो एमाइलोज हार्मोन के कारण माल्टोज में बदल जाता है। जर्मिनेशन के दौरान सीड में जो कौन सा शुगर होता है, माल्टोज होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जब सीड जर्मिनेशन के लिए रेडी हो रहा है तो स्टार्च किसमें बदल रहा है, माल्टोज में, और जो प्रोटीन होता है वो किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है, एमिनो एसिड में। हालांकि प्रोटीन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं जाता है, प्रोटीन कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी किसमें बदलेगा, एमिनो एसिड में बदलता है। तो अब देखो स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा, एमाइलेज बदलेगा, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन बदलेगा, प्रोटीजीनेज बदलेगा। तो ये किस दौरान होता है, माल्टिंग के दौरान होता है। बियर बनाते समय माल्टिंग की क्रिया में स्टार्च किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है। ये माल्टिंग करवाते कैसे हो, सीड को पानी में भिगो कर छोड़ दो, वो जर्मिनेशन की तैयारी करेगा, और जर्मिनेशन की प्रोसेस के दौरान अल्फा एमाइलोज प्रोटीएज जैसे एंजाइम पैदा हो जाते, एमाइलोज स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, और जो प्रोटीजीनेज है वो क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का काम करेगा। तो जो माल्टिंग प्रोसेस होती है बियर के अंदर, उसमें क्या होता है, स्टार्च माल्टोज में बदलता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज बदलेगा, और जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में प्रोटीजीनेज बदलेगा। तो यही पूछा था कि एमाइलो स्टार्च को किसमें बदलेगा, और प्रोटीजीनेज है वो प्रोटीन को किसमें बदलेगा, तो कर्मश ये माल्टोज और एमिनो एसिड में बदलेंगे। राइट आंसर क्या होगा, यहां पर डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। क्लियर है स्टूडेंट।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे अपने डिस्कस करने बाकी भी है। चलिए तो इनका डिस्कस अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया। चलो एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे जाते जाते पूछ लेता हूं। सूर्य करात इज प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ, सूर्य करात है वो किसका प्रोसेस प्रोडक्ट है? सूर्य करात जो है ये किसका प्रोसेस प्रोडक्ट है? कॉलीफ्लावर का, पोटैटो का, केबेज का, टोमेटो का। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बहुत आसान है। जो सूर्य करात जो है, सूर्य करात है ना, ये है, ये केबेज के लैक्टिक एसिड किण्वन से तैयार होता है। पत्ता गोभी के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से तैयार होता है, अचार जैसा होता है खाने में, यानी साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है अपने यहाँ। तो सूर्य करात जो है वो किससे बनाया जाता है? पत्ता गोभी के किण्वन से। कौन से फर्मेंटेशन से बनाया जाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि एफएसओ का ऑनलाइन बैच ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे है। नोट्स आते हैं तो दिए गए, वो देखो वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उन पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। जल्द ही आपके लिए एक और बेहतरीन एफएसओ का सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।